आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। हाँ, बेसिकली देखो, सबसे पहले समझेंगे कि आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। हाँ, देखो बेसिकली ये जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो मदद करता है आनुवांशिकता में। किस में मदद करता है? आनुवांशिकता में, मतलब मदद करता है। आनुवांशिकता क्या होती है? देखो बेसिकली जब किसी बच्चे का जन्म होता है, हाँ, तो जो उनके माँ बाप रहते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि बच्चा अपने दादा पे गया है, इनकी नाक इसके पापा पर गई है, इसकी जो चेहरा है वो उसकी मम्मी पर गया है, ये सब कहते हैं ना। तो ये सब किसके कारण होता है? इस न्यूक्लिक अम्ल के कारण ही होता है। हाँ, किसके कारण होता है? न्यूक्लिक अम्ल के कारण ही होता है। हाँ, मतलब जो आनुवांशिकी होती है बेसिकली, मतलब कि माँ बाप के जो गुण है वो गुण जाना बच्चे में, ये होती है आपकी आनुवांशिकता। और ये किसके कारण होती है? आपकी न्यूक्लिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? न्यूक्लिक अम्ल के कारण होती है। तो बात समझ में, न्यूक्लिक अम्ल क्यों काम में आता है? हमारे आनुवांशिकता के लिए ये सहायक होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, अब ये जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है, अब हम थोड़ा केमिस्ट्री में उतरते हैं। हाँ, देखो, तो ये जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है ये आपका तब बनता है जब आप बहुत सारे किसे मिलाते हो? न्यूक्लियोटाइड को मिलाते हो। किसे मिलाते हो? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड मान लेते ये है, इसी के समान और एक न्यूक्लियोटाइड, इसी के समान और एक न्यूक्लियोटाइड, इसी के समान और एक न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तब आपके क्या बनते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लिक अम्ल बनता है। मतलब कि जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो बेसिकली क्या है? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब अनेक। जब हम अनेक न्यूक्लियोटाइड को आपस में मिला देते हैं तब आपका क्या बनता है? न्यूक्लिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब ये होता कहां पर है? देखो क्या होता है, जो मानव शरीर है, प्रत्येक मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। सबसे मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका के अंदर क्या उपस्थित रहता है? आपका न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका के भीतर क्या उपस्थित रहता है? आपका न्यूक्लिक अम्ल रहता है। और ये जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में मिला देते तब आपका तब आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल क्या? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बात है समझ में? अब ये जो आपके न्यूक्लिक अम्ल है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। हाँ, यही न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए, आरएनए। हाँ, देखो डी का मतलब होता है आप यहां पर आपका डी ऑक्सी राइबोज। हाँ, और बाकी एन का मतलब सभी जानते हैं न्यूक्लिक, और ए का मतलब एसिड। हाँ, तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, और आर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपका राइबोज होता है। हाँ, और एन का मतलब न्यूक्लिक, और अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये हो जाएगा आपका आरएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। इतनी बात आई समझ में? आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। हाँ, अब डीएनए और आरएनए को समझने से पहले बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार है, डीएनए और आरएनए। लेकिन जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो इसके प्रकार है, डीएनए और आरएनए इस न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार है। अब हम बेसिकली क्या देखेंगे कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, तो देखो बेसिकली जब आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। हाँ, पहला होती है आपकी पेंटोशर्करा। पहला क्या है आपका? पेंटोशर्करा। हाँ, दूसरा होता है आपका फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न। ये हाँ, दूसरा आपका ये है फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न से। हाँ, और ये जो तीसरा है जिससे मिलके बना होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार। किससे मिलके बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार से मिलके बना होता है। हाँ, जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि डीएनए और आरएनए दो प्रकार का होता है, वो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो तीन भागों से मिलके बना होता है, पेंटोशर्करा, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न और आपका नाइट्रोजनी क्षार। हाँ, देखो पेंटोशर्करा के अंतर्गत हमें दो प्रकार की शर्करा पढ़नी है। पहला पढ़ना है राइबोज, हाँ, और दूसरा पढ़ना है डीऑक्सी राइबोज। दूसरा क्या है? डीऑक्सी राइबोज।
हाँ, ये जो देख रहे हो ना आप, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये सभी क्या है आपकी पेंटोस शर्करा ही है। ये दोनों आपकी क्या है पेंटोस शर्करा है। हाँ, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न मतलब देखो सबसे पहले समझो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4, ये क्या है आपका फास्फोरिक अम्ल है। हाँ, तो बेसिकली इसका व्युत्पन्न, बेसिकली जो आपका H3PO4 होता है उसकी संरचना कैसी होती है, फास्फोरस एक रहता है और यहाँ पर आपके इस प्रकार से OH लगे रहते हैं। हाँ, H3 और आपका P, यहाँ पर कितने हो गए आपके 3 हो गए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O रहेगा। हाँ, H3PO4 इस प्रकार संरचना रहती है। हाँ, तो इसने बोला है फास्फोरिक अम्ल नहीं बोला है, इसने फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न बोला है। मतलब कि हम क्या करेंगे, एक H को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। हाँ, क्या लगा देंगे, यहाँ पर R लगा देंगे। मतलब यहाँ पर हमें फास्फोरिक अम्ल के व्युत्पन्न को काम में लाना है। हाँ, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल मिलकर बना होता है वो इससे भी मिलकर बना होता है, ये कह रहा हूं मैं। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज से भी मिलकर बना होता है। वो ये जो आप संरचना देख रहे हो फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न, इससे भी मिलकर बना होता है। हाँ, देखो इसे जो नाम दिया, इसे क्या कहते हैं, मोनोफॉस्फो एस्टर। क्या कहते हैं इसे, मोनोफॉस्फो एस्टर, क्योंकि यहाँ पर एक H को हटाए और हमने केवल एक ही R डाले हैं, इसलिए मोनोफॉस्फो एस्टर। यदि मैं इस H को भी हटा दूं और यहाँ पर R लगा दूं तो ये हो जाएगा डाइफॉस्फो एस्टर, क्योंकि 2 R हो जाएंगे। और यदि मैं इस H को भी हटा दूं और इसके स्थान पर R लगा दूं तो ये हो जाएगा ट्राइफॉस्फो एस्टर। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल में देखा गया है कि उसमें केवल केवल क्या उपस्थित रहता है, एक ही R उपस्थित रहता है, मोनोफॉस्फो एस्टर। बात है समझ में। अब नाइट्रोजनी क्षार देखो, बेसिकली नाइट्रोजनी क्षार कितने हैं आपके, 5 है। नाइट्रोजनी क्षार कितने हैं, बेसिकली आपके 5 है। हाँ, और ये जो 5 नाइट्रोजनी क्षार है, हाँ, वे सभी न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल इन 5 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। हाँ, बात समझ में आई। अब ये जो आपके 5 जो आप नाइट्रोजनी क्षार देखोगे वो बेसिकली प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। देखो बेसिकली नाइट्रोजनी क्षार आपके 5 होते हैं, 5 आपके नाइट्रोजनी क्षार है जो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के समान होते हैं। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन माँ बाप है, उनके 5 बच्चे हैं, ऐसा समझ सकते हो। प्यूरिन पिरिमिडिन मतलब कि माँ बाप है, उनके 5 बच्चे हैं। हाँ, जो आपका प्यूरिन है उसके कितने बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं बोलना चाहिए, उसके जैसे 2 दिखेंगे, और जो पिरिमिडिन है उसके जैसे 3 दिखाई देंगे। हाँ, देखो क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे उन्हीं के समान होते हैं। हाँ, तो वैसे ही नाइट्रोजनी क्षार है 5, लेकिन वो प्यूरिन और पिरिमिडिन के समान दिखाई देते हैं। हाँ, और प्यूरिन के समान 2 दिखाई देंगे, पिरिमिडिन के समान 3 दिखाई देंगे। जब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे ना तो देखेंगे आपका। हाँ, तो बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 3। पहला पेंटोस शर्करा, दूसरा फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोस शर्करा में 2 प्रकार की, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हाँ, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न में मोनोफॉस्फो एस्टर। हाँ, और नाइट्रोजनी क्षार 5 प्रकार के होते हैं जो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के समान दिखाई देते हैं। हाँ, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि प्यूरिन के व्युत्पन्न है, जैसे आप लोग क्या किसके व्युत्पन्न हो, अपने माँ बाप के, मैं भी अपने माँ बाप का व्युत्पन्न हूं, वैसे ही प्यूरिन और पिरिमिडिन के 5 व्युत्पन्न है। हाँ, प्यूरिन के 2 व्युत्पन्न है, पिरिमिडिन के 3 व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब होता है अपने से उत्पन्न हुए, जो अपने से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न बेसिकली। तो प्यूरिन के 2 व्युत्पन्न है और पिरिमिडिन के 3 व्युत्पन्न है। हाँ, इन्हें हमें देखना भी बेसिकली। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम पेंटोस शर्करा। हाँ, जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न और आपकी नाइट्रोजनी क्षार, जिसमें से कि आपका पहला हम पढ़ रहे हैं पेंटोस शर्करा। हाँ, तो पेंटोस शर्करा के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, एक आता है आपका राइबोज आता है और एक आता है आपका डीऑक्सीराइबोज बेसिकली। तो इन दोनों का अध्ययन हमें करना है। हाँ, राइबोज और आपका डीऑक्सीराइबोज। देखो हमें सबसे पहले राइबोज की संरचना देखनी है और फिर डीऑक्सीराइबोज की संरचना देखनी है। हाँ, देखो जो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, सबसे पहले हम किसकी संरचना देखेंगे, आपके राइबोज की। हाँ, कि राइबोज की संरचना होती कैसी। देखो राइबोज हो या चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, ये दोनों ही क्या है, पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा मतलब पेंट का मतलब
5 कार्बन। हाँ, पेंट का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 कार्बन। हाँ, तो 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5, ग्लूकोज जैसे ही पूरा। हाँ, इस प्रकार से पांचों कार्बन को क्या कर दो, जोड़ दो। हाँ, यहाँ पर क्या कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो और यहाँ पर H ऊपर, मतलब आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। नीचे क्या लगा देना है, CH2OH, यही करते थे ग्लूकोज में, H2H नीचे और सबसे ऊपर एल्डिहाइड। अब ये जो आपके 4 स्थान बच गए हैं, हाँ, वहां पर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको OH कर देना है, यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, OH कर देना है, और यहाँ पर भी क्या कर देना है, आपको OH कर देना है। हाँ, और बाकी जो इसके स्थान बच गए, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो ये है आपकी किसकी संरचना, राइबोस की संरचना। राइबोस आपका पेंटोज है, मतलब कि 5 कार्बन होंगे। हाँ, सबसे ऊपर आपको एल्डिहाइड लगा देना है, सबसे नीचे H2OH लगा देना है। बाकी जितने भी आपके OH है उन सभी को राइट हैंड साइड में लगाना है, और जितने भी आपके H है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। ये क्या है, बेसिकली राइबोस है। हाँ, अब इसके हमें क्या बनाना है, संरचना बनाना है। क्या बनाना है, बेसिकली संरचना बनाना है। हाँ, तो देखो चक्री संरचना बनाना है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, तो चक्री संरचना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो आपका H है उसे हम H+ के रूप में निकाल देते हैं। जो सबसे आपका लास्ट कार्बन है उससे पहले वाले कार्बन के पास जो OH है उसमें से H को निकाल देते हैं, H+ के रूप में निकाल जाता है। यहाँ का होता है, यहाँ जो ऑक्सीजन रहता है वो हो जाता है माइनस, और कार्बन हो जाता है आपका प्लस। हाँ, अब ये वाला जो प्लस है वो करता है माइनस पे अटैक, और यहाँ पर कौन जुड़ जाता है, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जुड़ गया हाइड्रोजन आपका, और ये जो आपका ऑक्सीजन रहता है ये किससे जुड़ जाता है, आपके कार्बन से जुड़ जाता है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या आपका राइबोज होता है। ये क्या होता है, आपका राइबोज होता है। हाँ, और मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा का मतलब बताया था। अल्फा का मतलब होता है जब आपका OH किस साइड में होगा, राइट में होगा, हमारे राइट में होगा तो कहेंगे अल्फा, और यदि आपके लेफ्ट में होगा तो कहेंगे बीटा। हाँ, तो बेसिकली जो आपका है, क्या है, हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल को में जब देखा गया तो पाया गया कि आपका बीटा राइबोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीटा राइबोस पाया जाता है। हाँ, आपका अल्फा नहीं पाया जाता, मतलब कि कभी ये नहीं देखा गया कि OH आपका इधर हो। हमेशा देखा गया है कि OH किधर होता है, इस साइड ही होता है। हाँ, तो जो आपका राइबोज है वो किस रूप में होता है, बीटा रूप में होता है। मतलब जो आपको पहले कार्बन पे जो OH दिखेगा वो हमेशा लेफ्ट में दिखने वाला है, कभी भी राइट में नहीं दिखेगा। राइट में दिखेगा तो अल्फा हो जाएगा। जबकि हम जब न्यूक्लिक अम्ल की संरचना देख रहे थे तो बेसिकली पाया गया कि ये बीटा रूप होता है, मतलब OH हमेशा लेफ्ट में रहता है। बात समझ में आई, तो ये हो गया आपके बीटा राइबोस की चक्रीय संरचना। बात आई इतनी समझ में। अब ये आपका D वाला फॉर्म है या L वाला रूप है, मतलब D रूप है या L वाला रूप है। देखो हमें क्या करना है, उसके लिए जो आपका सबसे लास्ट कार्बन है उससे ऊपर वाले कार्बन को देखो, यदि H लेफ्ट में है तो ये D रूप होगा, और यदि H राइट में है तो ये L रूप होगा। अभी जो अंतिम कार्बन है उसके ऊपर वाले कार्बन में जो H है वो कहां पर है, लेफ्ट में है, तो ये कौन सा रूप होगा, आपका D वाला रूप होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा D राइबोज। क्या हो जाएगा, बीटा D राइबोज हो जाएगा। बात है इतनी समझ में। अब बेसिकली ये तो आपकी सामान्य चक्रीय संरचना हो गई। हाँ, इसे और एक प्रकार से दिखाया जा सकता है, जैसे हावर्त ने दिखाया था ना, वैसे भी दिखा सकते हैं। हाँ, देखो बेसिकली ये जो आपका यौगिक है, ये जो आपका यौगिक है, इस यौगिक में जो आपकी चक्रीय संरचना है इसमें कितने कार्बन है, बेसिकली 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन है। तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं ये। हाँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 स्थान इस प्रकार से क्या कर देते हैं, हम आपके छोड़ देते हैं। हाँ, जो बंदा कहां पर है, राइट में है, उसे नीचे करेंगे, और जो आपका लेफ्ट है उसे ऊपर बनाएंगे। हाँ, तो देखो पहले वाले कार्बन में लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो उसे क्या बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। हाँ, और जो आपका OH है वो लेफ्ट में, तो इसे क्या करेंगे, ऊपर बनाएंगे। जो राइट में है उसे नीचे, और जो लेफ्ट में है वो ऊपर। यहां पर क्या होगा, जो आपका OH होगा वो नीचे आएगा, और जो H आएगा वो ऊपर आएगा। राइट में आपका OH है तो वो नीचे आएगा, H आपका लेफ्ट में तो वो ऊपर आएगा। हाँ, यहां पर जो आपका लास्ट है उसमें भी कुछ नहीं देखना, जो आपका नीचे है उसे आपको कर देना है ऊपर। हाँ, और जो आपका लेफ्ट में है उसे कर देना है आपको नीचे। ये आपकी किसकी संरचना हो गई, बीटा D राइबोस की संरचना हो गई। हाँ, अब ये जो संरचना है वो किसके समान है, फ्यूरॉन के समान है।
फ्यूरॉन की संरचना बेसिकली कैसी होती है? देखो फ्यूरॉन की संरचना होती है आपकी ऐसी होती है। हाँ, फ्यूरॉन की संरचना के समान है, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है? बीटा डी राइबो फ्यूरेनोस, क्योंकि फ्यूरॉन है तो फ्यूरेनोस होगा। हाँ, बात समझ में आई? तो ये है आपकी संरचना बीटा डी राइबो फ्यूरेनोस की, मतलब कि राइबोस की। हाँ, आपका राइबोस इस रूप में देखा गया है। हाँ, बेसिकली अब आपको क्या बनाना है? ये हमने किसकी संरचना बना ली? आपके राइबोस की संरचना बना ली है। राइबोस की संरचना बनाने के लिए हमने क्या किए? पेंटोस था तो 5 कार्बन बना लिए, ऊपर वाले में एल्डिहाइड, नीचे वाले में H2H। बाकी जितना भी था राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिए? OH को रख दिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने किसे रख दिए? H को रख दिए। जब इसकी चक्रीय संरचना बनाए तो जो आपका ये वाला कार्बन था, इस कार्बन में जो OH था उससे H निकाले, इस H को जो आपका एल्डिहाइड था उसके O के साथ जोड़ दिए, और ये जो ऑक्सीजन था उसे हमने एल्डिहाइड वाले कार्बन से जोड़ दिए। ये होगा आपकी चक्रीय संरचना। अब इसे हमने जैसा हावर्थ ने दिखाया था वैसे दिखाया, तो ये इस प्रकार का दिखा। फ्यूरॉन से संबंधित था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बीटा डी राइबो फ्यूरेनेस। और ये जो राइबोस होता है वो सदैव किस रूप में पाया जाता है? बीटा रूप में पाया जाता है। हाँ, तो ये आपकी किसकी संरचना हो गई? राइबोस की। अब हम समझेंगे डीऑक्सीराइबोस की संरचना। देखो डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होगा कि संरचना राइबोस के समान ही होगी। ये जो आप देख रहे हो ना संरचना राइबोस की, यही है सेम टू सेम, बस अंतर किस बात का आएगा? डीऑक्सी। देखो जैसे कि आपका मैं बता देता हूं, मोनेटाइजेशन, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मोनेटाइजेशन एक होता है मोनेटाइजेशन। हाँ, और यदि आप इसके सामने डी लगा देते हो ये हो जाता है डीमोनेटाइजेशन। डी लगाने से क्या होता है? उसका विपरीत अर्थ प्रयुक्त होने लगता है। हाँ, मोनेटाइजेशन का अर्थ होता है किसी चीज से पैसा कमाना, और यदि आप डीमोनेटाइजेशन कर देते हो इसका मतलब है कि उस चीज से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। हाँ, वैसे ही राइबोस जानते हैं हम, डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होगा कि अब राइबोस में से हमें ऑक्सीजन को निकाल देना है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को निकालना, और डी का मतलब यहां पर जैसे डीमोनेटाइजेशन का मतलब आप किसी चीज से पैसा कमा रहे थे अब आप नहीं कमा सकते। मोनेटाइजेशन का मतलब किसी चीज से आप पैसा कमा रहे थे अब आप कमा सकते हो। हाँ, तो जैसे यहां डी लगने से इसका अर्थ पूरी तरह से विपरीत हो गया, उसी प्रकार से राइबोस में सामने डीऑक्सीराइबोस है, मतलब कि आपको ये जो राइबोस की संरचना है, यदि आपको इस राइबोस की संरचना को डीऑक्सीराइबोस की संरचना में बदलना है तो और कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑक्सीजन को निकाल देना है। क्या कर देना है? ऑक्सीजन को निकाल देना है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना। हाँ, तो हमें ऑक्सीजन को कहां से निकालनी है? हमेशा याद रखना, हमें जो ऑक्सीजन को निकालनी है वो दूसरे कार्बन से निकालनी है, ये वाले कार्बन से निकाल देनी है बस। हाँ, वैसे ही यहां से निकाल देनी है। ये किसकी संरचना बन जाएगी? आपकी बीटा डीऑक्सीराइबोस की। किसकी संरचना बन जाएगी? बीटा डीऑक्सीराइबोस राइबोफ्यूरेनोस, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा डीऑक्सीराइबोस। बात समझ में आई? बस राइबोस की संरचना बनाते आती है, अच्छी बात है। डीऑक्सीराइबोस की बनाना है तो आपको क्या करना है? जो दूसरा कार्बन है उससे जो आपका OH जुड़ा है उसके ऑक्सीजन को निकाल देना है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना है। जैसे ऑक्सीजन को निकालोगे तो यहाँ पर केवल H बचा रहेगा। यहाँ से ये वाला जो H था वो ये वाला था आपका, यहाँ पर O था, ऑक्सीजन को हमने हटा दी तो यहाँ से भी ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ये आपकी संरचना किसकी हो जाएगी? बीटा डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनेस की। बात समझ में आई? और देखो ये जो है ना आपका डीऑक्सीराइबोस, ये भी हमेशा किस रूप में देखा गया है? बीटा रूप में। जब हम न्यूक्लिक अम्ल की स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें पाया गया कि राइबोस हो चाहे डीऑक्सीराइबोस हो, दोनों का ही बीटा रूप देखने मिलता है। मतलब ये जो आपका OH है वो सदैव आपको लेफ्ट में मिलेगा, कभी भी राइट में देखने नहीं मिलेगा। हाँ, सेकंड है आपका फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न। हाँ, मतलब जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना वो फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न से भी मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले समझेंगे फास्फोरिक अम्ल क्या होता है। देखो फास्फोरिक अम्ल का मतलब होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। हाँ, इसकी संरचना कैसी होती है? P डबल बॉन्ड O, इधर एक OH, इधर एक OH और इधर आपका एक OH, H3PO4। बात समझ में? ये होता है आपका H3PO4। अब क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है न्यूक्लिक अम्ल में, फास्फोरिक अम्ल नहीं होता। मतलब फास्फोरिक अम्ल का व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने। हाँ, यदि हमने इस एक हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पे क्या लगा दिए? हमने R लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मोनोफॉस्फोएस्टर।
ये क्या कहलाएगा, मोनोफॉस्फोएस्टर। मोनो का मतलब एक, यदि आपने एक H को हटाकर एक R लगाए हो इसका मतलब मोनोफॉस्फोएस्टर। यदि आपने दूसरे भी H को हटा दिए और आपका क्या लगा दिए, R लगा दिए, तो ये होगा आपका डाई फॉस्फोएस्टर। हाँ, और यदि आपने तीसरा भी H हटा दिया उसको हटा के R लगा दिए तो क्या होगा, ट्राई फॉस्फोएस्टर। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल में देखा गया कि आपका क्या उपस्थित रहता है, मोनोफॉस्फोएस्टर। हाँ, तो यदि आपको पूछता है एग्जाम में कि फास्फोरिक अम्ल का कौन सा व्युत्पन्न आपका न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित रहता है, तो क्या लिखोगे, मोनोफॉस्फोएस्टर। हाँ, मोनोफॉस्फोएस्टर मतलब एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर केवल और केवल एक R लगाएंगे। हाँ, तो इसका उपयोग होता है आपका किसमें, न्यूक्लिक अम्ल। मतलब जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है वो इन चीजों इससे भी आपका मिलकर बना होता है। देखो तीसरा आपका नाइट्रोजनी क्षार। हाँ, मतलब जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षार भी होते हैं। हाँ, देखो, और ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो कितने होते हैं, 5। मतलब आपके न्यूक्लिक अम्ल में 5 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। हाँ, अब ये जो 5 नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 2 लोगों के व्युत्पन्न होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडिन। हाँ, तो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो होते तो 5 है, मतलब आप 5 सोच सकते हो, 1 2 3 4 5, लेकिन जो 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वे 2 लोगों के समान दिखते हैं, एक प्यूरिन और एक आपका पिरिमिडिन। 2 लोगों के समान दिखते हैं, एक आपका प्यूरिन और एक आपका पिरिमिडिन। हाँ, अब प्यूरिन के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार आते हैं। हाँ, एक आता है आपका एडिनिन, क्या आता है आपका एडिनिन, और एक आता है आपका गुआनिन। हाँ, एक होता है आपका एडिनिन और एक होता है आपका गुआनिन। हाँ, और पिरिमिडिन के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के आते हैं। हाँ, 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आते हैं। एक होता है आपका साइटोसिन, हाँ, एक होता है आपका यूरेसिल और एक होता है आपका थायमिन। क्या होता है आपका थायमिन। ये बेसिकली तो वो 5 नाइट्रोजन क्षार पता चला। 5 नाइट्रोजन क्षार है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ये सभी आपके 5 नाइट्रोजन क्षार है, जिसमें से जो 2 है एडिनिन गुआनिन ये प्यूरिन के व्युत्पन्न है, मतलब प्यूरन से मिलके बने हैं, और ये जो आपके साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन है ये आपके पिरिमिडिन से व्युत्पन्न हुए हैं। हाँ, ये जो आपके पांचों है ना, ये पांचों तो नहीं फिर भी आपके 4 लोग हैं इसमें से आपके कहां पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। पांचों के पांचों नहीं पाए जाते डीएनए आरएनए में, दोनों में। हाँ, बेसिकली डीएनए में 4 होगा और आरएनए में 4 होते हैं। पूरे पांचों के पांचों डीएनए और आरएनए में उपस्थित नहीं रहते। देखो बेसिकली अब डीएनए और आरएनए को आपको समझना है तो आपको न्यूक्लियोसाइड को समझना पड़ेगा। हाँ, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो बेसिकली हमने देखे कि न्यूक्लिक अम्ल कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 3। एक होता है आपका पेंटोशर्करा, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न। ये 3 होते हैं। तो यदि आप क्या करते हो, पेंटोशर्करा, हाँ, पेंटोशर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार ये दोनों यदि उपस्थित रहता है तो इसे क्या कहते हैं, हम आपका न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम आपका न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हाँ, ये न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, यदि उसमें पेंटोशर्करा और नाइट्रोजन क्षार केवल ये 2 लोग उपस्थित हो तो उसे कहेंगे आपका न्यूक्लियोसाइड। हाँ, और न्यूक्लियोसाइड के अलावा और एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और हम सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होता है आपका, पेंटोशर्करा भी होती है, हाँ, और आपका नाइट्रोजनी क्षार भी होता है, और आपका क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न। ये तीनों चीज उपस्थित रहते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग चीजें हैं। ये आपका टर्न ये ड है, न्यूक्लियोसाइड, और आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, न्यूक्लियोसाइड उसे कहेंगे जब आपकी पेंटोशर्करा और नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होगी, और न्यूक्लियोटाइड उसे कहेंगे जिसमें आपकी पेंटोशर्करा होगी, नाइट्रोजन क्षार होगी, फास्फोरिक अम्ल का क्या होगा, व्युत्पन्न होगा।
हाँ, ये आपके 3 चीज रहेंगे तब बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और यदि केवल 2 चीजें पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार, तो ये क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। हाँ, और एक बात याद रखना, न्यूक्लियोसाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे, देखो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड में क्या होती है, पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार। इसमें क्या क्या होता है, पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। ये तो क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना, एक प्रकार से न्यूक्लियोसाइड। हाँ, तो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर क्या बना है आपका, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है। हाँ, और जब आपका न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है तो क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है और आपका आरएनए बनता है। हाँ, मतलब न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं और आपका आरएनए बनाते हैं। ये 2 चीज बनाते हैं, एक डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये 2 चीज मिलकर बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार और न्यूक्लियोटाइड मतलब ये तीनों ही।